नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षा में आपके अभ्यास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, यह किसका कथन है? विद्वानों के नाम दिए हैं। ए है G.S. सेबाइन, बी है W.M. स्टाइन, सी है J.A. डनिंग तथा डी है C.L. वेपर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है G.S. सेबाइन। इन्होंने कहा था अरस्तु का आदर्श राज सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज है। इस तरह से अरस्तु और प्लेटो के आदर्श राज की उन्होंने तुलना की थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कथनों पर आधारित है। पहला अभिकथन है और दूसरा तर्क है, दोनों में संबंध बताना है। अभिकथन है, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। और तर्क आर्क दिया है, तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। उपयुक्त कथनों के आलोक में विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर सही नहीं है तथा ऑप्शन डी में ए सही नहीं है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो इसमें हम देख लेते हैं, अभिकथन ए सही है, यानी कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिसका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। यानी निष्क्रिय प्रतिरोध बताने के लिए स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसी चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया था। इसका तर्क दिया है, तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे, ये भी सही है। इसके अलावा अन्य प्रयोगों में तिलक ने 1893 में गणित उत्सव और शिवाजी जो महोत्सव है इन्हें प्रारंभ किया था और इन सभी का जो उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं और जो पिछड़ी जातियाँ हैं तथा अलग अलग धर्म के लोग हैं सभी के लिए एक साझा मंच को तैयार करना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्क्स के विसंबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित हैं। तो मार्क्स के विसंबंधित श्रम की श्रृंखला में क्या संबंधित है आपको बताना है। इसमें पहला दिया है ए उत्पादन से विसंबंधन, बी प्रक्रिया से विसंबंधन, सी प्रजातियों से विसंबंधन और डी है प्रकृति से विसंबंधन। विकल्प में सही विकल्प चुनना है। ए दिया है केवल ए और बी दिया है बी और डी, सी दिया है सी और डी और डी दिया है ए बी सी और डी यानी कि सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ए बी सी और डी सभी शामिल हैं। विसंबंधन की संकल्पना जब मार्क्स युवा थे तो युवा मार्क्स की कृतियों का प्रमुख बिंदु रहा है। विसंबंधित श्रम यानी अलगाववाद की संकल्पना का विचार उनकी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि 1844 में पब्लिश हुई थी में उद्धृत है, जिसमें वे 4 प्रकार के विसंबंधन का जिक्र करते हैं। उसमें उत्पादन से विसंबंधन, प्रक्रिया से विसंबंधन, प्रजातियों से विसंबंधन और प्रकृति से विसंबंधन के विषय में उन्होंने बात की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उसके अस्तित्व में आने के क्रम अनुसार लगाइए। तो आपको इसमें कुछ तत्व दिए हैं जो विदेश नीति से संबंधित है। ए है गुजराल सिद्धांत, बी है पंचशील सिद्धांत, सी लुक ईस्ट पॉलिसी और डी है भारत सोवियत मैत्री संधि। विकल्प दिए हैं, विकल्प ए में है पहले ए फिर बी फिर सी डी, बी में है डी सी बी और ए, सी में है सी डी ए और बी तथा डी में है बी डी सी और ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत आएगा सर्वप्रथम बी नंबर का ऑप्शन, यानी पंचशील का सिद्धांत आप सभी जानते हैं 1954 में आया था जब प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर डी दूसरे नंबर पे भारत सोवियत मैत्री संधि 1971 में लागू हुई थी। सी नंबर पे दिया है लुक ईस्ट पॉलिसी, 1992 में इसे लाया गया था और अंत में दिया है डी गुजराल सिद्धांत। अंत में दिया है चौथे नंबर पे ए गुजराल सिद्धांत, ये आया था 1996 में। तो इस प्रकार से सबसे पहले पंचशील, फिर पंचशील सिद्धांत, उसके बाद में भारत सोवियत मैत्री संधि, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी और अंत में गुजराल सिद्धांत आएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अग्रसूत्र संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी जैन दर्शन और डी वेदांत दर्शन। इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अग्रसूत्र का संबंध बौद्ध दर्शन से है तथा यह बौद्ध
उनके दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है। इसमें बुद्ध द्वारा 2 ब्राह्मण भिक्षुओं को दी गई शिक्षाओं का संकलन है, जो धर्म व निर्माण यानी अरहंत से संबंधित शिक्षाएं हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में जर्मनी, बी नीदरलैंड, सी स्विट्जरलैंड और डी बेल्जियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम ये समपरिवर्तनीयता को अपनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कथन से संबंधित है। पहला कथन है, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया। और कथन दूसरा है, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। तो बताना है कौन से कथन सही है या गलत है। ऑप्शन ए में दिया है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन बी में है कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है। ऑप्शन सी है कथन पहला सही है दूसरा गलत है, तथा ऑप्शन डी है पहला गलत है और दूसरा सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत है, यानी संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों के संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, जिसके तहत किसी भी राज्य को यूनियन से अलग होने की परमिशन नहीं है। और संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन के भाव को दर्शाता है, लेकिन यह फेडरेशन को भाव को दर्शाता है, ये बात गलत है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष था या है? ऑप्शन दिए हैं, ए अमिताभ कांत, बी अरविंद पनगड़िया, सी नरेंद्र मोदी और डी मनमोहन सिंह। इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। आप सभी को पता है कि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार से नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान अध्यक्ष भी श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री अरविंद पनगड़िया इनके प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में 2023 की अगर बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। आपको सभी को एक जानकारी और रखनी चाहिए कि नीति आयोग का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार का योजना नियमन थिंक टैंक है और 1 जनवरी 2015 से ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये कथनों पर आधारित है। पहला कथन है, चेस्टर बर्नार्ड संगठन को 2 अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। तथा कथन दूसरा है, चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। आपको कौन सा कथन सही है गलत है आपको बताना है। ऑप्शन ए में कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, बी में है कथन पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है, कथन सी में है कथन पहला सही है किंतु दूसरा सही नहीं है, और डी में है कथन पहला सही नहीं है किंतु कथन दूसरा सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन पहला तो सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है। चलिए देखते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान दिया तथा औपचारिक संगठन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहयोगी प्रक्रिया या प्रणाली का मूर्त रूप माना है। इस आधार पर अगर हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बात सही हो जाती है। और चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों से प्रेरित होता है, तो यह बात गलत है। बर्नार्ड के अनुसार व्यक्ति जो है आर्थिक पक्षों को दरकिनार करते हुए मनोवैज्ञानिक पक्षों पर बल दिया है। तो यहाँ पे आर्थिक के स्थान पे अगर मनोवैज्ञानिक होता तो ये कथन सही होता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबद्ध है? आपको अस्त्रों के नाम दिए, किस प्रकार के अस्त्र हैं। ऑप्शन ए में रासायनिक अस्त्र, बी है जैविक अस्त्र, सी है नाभिकीय अस्त्र और डी है अंतरिक्ष आधारित अस्त्र। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा नाभिकीय अस्त्र, यानी विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना में नाभिकीय अस्त्रों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए क्षमता, बी जवाबदेही, सी जीवटता और डी अनुक्रियाशीलता। इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाबदेही। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की जवाबदेही को ही राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, समकालीन समय में भारत में स्वरूप को
निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए वार्षिक नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन, परिप्रेक्ष्य नियोजन और ऑप्शन डी में है पंचवर्षीय नियोजन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिप्रेक्ष्य नियोजन। समकालीन भारत में नियोजन के परिप्रेक्ष्य स्वरूप को अपनाया जाता है, जो व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करके संपोषणी विकास की अवधारणा को प्रतिपादित करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, FW रिग्स के समापार्श्वीय यानी प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो रिग्स के प्रिज्मेटिक मॉडल की विशेषताएं आपको खोजना है। ऑप्शन में दिया है, विशेषताएं दी है, ए औपचारिकतावाद, बी विषम जातीयता, सी आच्छादन, डी ब्यूरो अथवा कार्यालय। तो इसमें कौन कौन से रिग्स के प्रिज्मेटिक मॉडल की विशेषताएं हैं? ऑप्शन दी है, ए में है ए बी और सी, बी में है ए बी सी और डी यानी कि सभी, सी में है केवल बी और डी में है केवल सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा औपचारिकतावाद, विषम जातीयता और सी नंबर पे है आच्छादन। ये तीनों ही रिग्स के प्रिज्मेटिक मॉडल की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के रूप में कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए में न्यासीता, बी में प्रदत्तीकरण, सी जनादेश और डी सर्वसम्मति। इसका उत्तर भी आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति को प्रतिनिधित्व के सिद्धांत अथवा प्रतिरूप के रूप में नहीं माना जाता है। न्यासीता मॉडल एडमंड बर्क, अगर न्यासीता मॉडल की बात करें तो इसे एडमंड बर्क ने दिया था, जिसमें समाज का प्रतिनिधित्व प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जनादेश मॉडल की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत शासन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर नहीं वरन दल की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। और प्रदत्तीकरण मॉडल की अगर बात करें तो प्रदत्तीकरण मॉडल थॉमस पेन की संकल्पना है, जो आम लोगों के निर्देशन पर शासन की वकालत करता है। तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत अथवा प्रतिरूप में सर्वसम्मति नहीं आती है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? तो जो राज्य का कार्य नहीं है वो आपको खोजना है। ऑप्शन ए उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है। ऑप्शन बी में है जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण। ऑप्शन सी है जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन। और ऑप्शन डी है केवल साम्राज्य निर्माण। तो राज्य का कौन सा कार्य नहीं है वो आपको खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल साम्राज्य निर्माण। अगर हम बात करें तो केवल साम्राज्य निर्माण कौटिल्य के अनुसार राज्य का कार्य नहीं है। उसके लिए उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण में उसके स्वामित्व में नहीं है वो करना चाहिए। जो कुछ अधिग्रहित हो चुका है उसका संरक्षण करना चाहिए और जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन और सही तरह से संचालन करना चाहिए। इसमें केवल राज्य निर्माण अगर आता है तो ये गलत उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए गुइसेप मेजिनी, ऑप्शन बी चार्ल्स मोराज, ऑप्शन सी फ्रांस फैनॉन और ऑप्शन डी जॉन ग्रॉटफाइटर हर्डर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा जॉन ग्रॉटफाइटर हर्डर। प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह एक जर्मन के दार्शनिक कवि और प्रकृतिवादी थे। यह वाइमर क्लासिज्म व पुनर्जागरण से संबद्ध थे। इन्होंने भाषा, संस्कृति, चेतना के उत्थान को राष्ट्रवाद से संबंधित किया। ग्राम्सी पर हर्डर की कविताओं का विशेष प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आरंभिक विचारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी स्पेन तथा ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश का संविधान लिखित नहीं है। इसके अलावा आप इंग्लैंड के बारे में भी पढ़ते हैं, उसका जो संविधान है वो भी लिखित नहीं है। न्यूजीलैंड देश का संविधान लिखित नहीं है। यह उन सिद्धांत व कानूनों पर आधारित है जो न्यूजीलैंड की राजनीतिक शासन प्रणाली को निर्धारित करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे संवैधानिक एक्ट 1986 में आया था, इनकी संधियाँ, इनके परिषदों का निर्णय, जो न्यूजीलैंड के न्यायालय हैं उनके आदेश और उनके देश में हुई एक वाइटेंगी की संधि के सिद्धांत जो हैं, ये सभी न्यूजीलैंड के कानून का निर्धारण करते हैं, लेकिन लिखित रूप में स्पष्टतः अलग कानून की किताब नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
ये अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन ए दिया है, अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। तर्क आर दिया है, अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबद्ध है। आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी में ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तथा ऑप्शन डी में है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अब इन्हें देख लेते हैं। अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। ये वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसका तर्क दिया है, अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबद्ध है, यह भी बिल्कुल सही है। और ये अभिकथन ए की व्याख्या भी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोकतंत्रों की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है। तो लोकतंत्रों की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। ऑप्शन बी है राजनीतिक प्रणालियों की जमीनी राजनीति में अंतर्निहित होना। सी है यूनान के नगर राज्य में प्रचलित या विद्यमान शासन प्रणाली। और डी है लोकतंत्र का पाश्चात्य संप्रतीकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आया नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। ये लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। तो किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन दिए हैं, ए कार्यकारी दंभ, बी न्यायिक सक्रियता, सी संसदीय संप्रभुता और डी विधायी समझौता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधायी समझौता। विधायी समझौता एक प्रकार से संवैधानिक समझौता होता है और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं। तो चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या होते हैं, आपको सही विकल्प खोजना है। ए है नेता का कैरियर, बी राजनीतिकों का मंत्री पद, सी प्रतिनिधि का पद और डी एक उभरते कार्यकर्ता के लिए भावी संभावना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि का पद। यानी चुनाव के स्पष्ट परिणाम निकलते हैं जिसमें प्रतिनिधि का जो पद होता है वो प्रतिष्ठित होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए उन्होंने अपने समर्थकों के लिए निर्णय लिए, बी उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ, सी उन्होंने अपने कैरियर में उल्लेखनीय प्रगति की और डी उन्होंने अपने विरोधियों को अपने मुख्य मूल्यों से समझौता कराया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधियों ने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ, इसलिए उन्हें उनकी उपलब्धियों पर गर्व अनुभव होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं, बी पदासीन सरकार के कार्यों की बहुत सराहना करना, सी प्रतिनिधि लोकतंत्र से बड़ी आशाएं तथा डी उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण से बड़ी चुनौतियां। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी मानवाधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार और डी वैधानिक अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है मौलिक अधिकार। ये आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों का जिक्र किया है जिन्हें राज्य के विरुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर बांटा जाता है। तो आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए जाति के आधार पर, बी वर्ग के आधार पर, सी नस्ल के आधार पर, डी धर्म के आधार पर। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नस्ल के आधार पर। नस्लीय आधार पर समाज के वर्गीकरण के समय सरकार के विरुद्ध अधिकारों का महत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा असक्त अधिकार है। किस अधिकार को असक्त अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन ए
समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार असक्त अधिकार होता है, अर्थात इसका युक्तियुक्त निर्बंधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए अनुमानित होना, बी अनुमति प्राप्त करना, सी ग्रहीत होना और डी है विहित किया जाना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुमति प्राप्त करना। सशक्त अधिकारों के लिए उसका अनुमति प्राप्त होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सशक्त अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी मानवाधिकार और डी असक्त अधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असक्त अधिकार। असक्त अधिकारों को सामान्यतः कल्याण के उद्देश्य से सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस यानी सीएमएफ के विषय में असत्य कथन का परीक्षण कीजिए। इसमें कथन दिए हैं, ए सीएमएफ दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई। इसका नेतृत्व अमेरिका करता है तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सीएमएफ का काम उसे खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है जिसमें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल है। ऑप्शन नंबर सी मई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात समुद्री गठबंधन से हट गया था। ऑप्शन नंबर डी भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई 2+2 बैठक जो कि नवंबर 2023 में हुई थी में फैसला लिया गया है कि भारत सीएमएफ की पूर्ण सदस्यता लेगा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सीएमएफ दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है, यहाँ तक सत्य है। इसके बाद में इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, ये भी सत्य है। इसका नेतृत्व अमेरिका करता है, ये भी सत्य है, परंतु इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ये गलत है। इसका मुख्यालय बहरीन में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर है। या लाल सागर की खाड़ी में क्षेत्रवाद में लाल सागर की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसमें आतंकवाद और समुद्री डकैती के मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अतिरिक्त है मई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से हट चुका है और सीएमएफ का काम जो खुले समुद्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है जिसमें दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल हैं, ये भी सत्य है। तथा यह निर्णय भी बिल्कुल सत्य है कि भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई 2+2 बैठक जो कि नवंबर 2023 में हुई थी में फैसला लिया गया कि भारत सीएमएफ की पूर्ण सदस्यता लेगा, यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पूर्ण सदस्यता लेगा, ये सत्य है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चीन के साथ भारत का संबंध के आलोक में सत्य कथन का परीक्षण करें। तो आपको सत्य कथन खोजना है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। वर्ष 1962 के बाद भारत चीन सीमा को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। कथन दूसरा है, बी में है, हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटनाएं वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में और वर्ष 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखने को मिली थी। और ऑप्शन नंबर सी है, बिना युद्ध जीत यानी विनिंग विदाउट फाइटिंग के संजू के दर्शन के उपयोग ने दोनों देशों के बीच भविष्य में संघर्ष की संभावना में वृद्धि की है। तो आपको बताना है इन सभी में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में केवल बी और सी, बी में ए बी और सी यानी सभी, सी में केवल बी और डी में केवल ए और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ए बी और सी सभी कथन सत्य हैं। यानी एलएसी जो कि 1962 में आई थी के बाद भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया। पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख आता है, मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर कथन दूसरे की बात करें, कथन बी में है, हाल में संघर्ष की सबसे गंभीर घटनाएं 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी जिसमें सैनिकों के मध्य में संघर्ष देखा गया था और 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी जो चीनी सैनिक है वो अंदर आने लगे थे, इस दौरान भी झड़प देखने मिली थी। तीसरा कथन है, बिना युद्ध के जीत के संजू के दर्शन मतलब डराकर धमकाकर या किसी अन्य माध्यम से बिना किसी अस्त्र को उठाए
युद्ध में हराने की कोशिश करना के उपयोग ने दोनों देशों के बीच में भविष्य में संघर्ष की संभावना में वृद्धि की है, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों कथन भारत चीन संबंध के विषय में बिल्कुल सत्य कथन है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के राजनीति विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और भी किसी विषय में आपको या किसी टॉपिक में आपको राजनीति विज्ञान के कोई वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद। जय हिंद।